नमस्कार, सिटी न्यूज की अदालत में एक बार फिर हम हाजिर हैं उन तमाम तीखे सवालों तल्ख तेवर के साथ जिसका जनता चाहती है जवाब। और कैसे इंदौर नगर निगम यानी कि शहर के प्रथम नागरिक कृष्ण मुरारी मोघे जी के निर्देशन में विकास की गाथा लिखी जा रही है और नई इबारत लिखने के लिए इंदौर कदम दर कदम अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। आज इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे और सीधे शहर के प्रथम नागरिक सम्मानित कृष्ण मुरारी मोघे जी से सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। ये सिटी न्यूज की अदालत का दूसरा दौर है और तल्ख तेवरों के साथ जनता को जो तमाम सवालों पर जवाब चाहती है, जिन तमाम सवालों पर जनता के जवाब चाहती है उसका जिम्मेदार जवाब देने के लिए यहाँ हाजिर है तो होते हैं। और आज किस तरीके से नगर निगम में विकास को लेकर तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन की बात हो रही है, सीधे हम जानेंगे महापौर जी के श्रीमुख से। सर, सबसे पहले महापौर रहते हुए जो तमाम आपने विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन की इबारत शुरू की है और जब नगर निगम चुनाव थे तो जो वादे आपने जनता से किए थे वो किस हद तक पूरे हो पाए हैं? नगर निगम में इस परिषद के बनने के बाद, मेरे महापौर बनने के बाद जी, मैं लगभग 5-6 बातें लगातार बोलता आया जी, बिल्कुल। और 5 वर्ष तक मैं इन योजनाओं के ऊपर काम करूंगा, ये मेरा बड़ा स्पष्ट वो रहा है, नजरिया रहा। कई बार लोगों का कहना रहा कि कोई बड़े काम ये, तो मैंने हमेशा उस बात का उत्तर दिया है जी, बराबर कि बेसिक जो डिमांड्स पब्लिक की है, मूलभूत आवश्यकता है, उनको पूरा करना ये नगर निगम की प्राथमिकता मेरी दृष्टि में होना चाहिए। बराबर। और उसमें मैंने पहली बात चुनी कि लोगों को शुद्ध पर्याप्त मात्रा में पेयजल मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आज मेरे को ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने प्रतिवर्ष पानी के बारे में प्रगति की जी। और जिस प्रकार का एक माहौल गर्मियों के दिनों में विशेष करके इंदौर में बनता था, जी, जी, बराबर। 200-400 FIR होती थी, विवाद होते थे, यहाँ तक मर्डर भी पानी को लेके हुए हैं। वो जैसी जैसी व्यवस्थाएं जमी उसके कारण समाप्त हो गई। और अभी जो नर्मदा का तृतीय चरण था जी, और जिससे 356 MLD पानी आना है, किंतु उसमें एक प्री कंडीशन है जी, कि वो तब आएगा जब महेश्वर के डैम का काम पूरा होगा। बराबर। मेरे को ऐसा लगा कि ये अभी एकदम संभव दिखता नहीं, क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें हैं। जी, जी। और इसलिए मैंने इंजीनियर्स को लेके उसमें ये किया कि हम जो अभी पानी ले रहे हैं उसके पास में समवेल टाइप बना के पानी ले सकते हैं क्या, और हमारा वो प्रयोग सफल हुआ। उस योजना के अंतर्गत हम पिछली बार 90 MLD पानी लाए और 90 MLD पानी इस बार लाए। ऐसा 180 MLD पानी ये तृतीय चरण का आया है। और जो 21 टन के टंकियां हैं जिससे उसका सप्लाई होना है, हम लगभग 14 के करीब सब चालू कर चुके हैं और मई माह में हम ये 7 टंकियां भी और चालू कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो मैं पहला वादा था कि हम पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल देंगे, उसमें हमको सब लोगों के आशीर्वाद से सफलता मिली। बिल्कुल ठीक है। दूसरी इंदौर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सीवरेज की। बिल्कुल। और उसके कारण नर्मदा का पानी भी जगह जगह खराब होता था, लोग भी परेशान होते थे। हमने प्राइमरी लाइनों के ऊपर ध्यान दिया और मैं समझता हूँ कि मई अंत तक ये हमारी 3-4 प्राइमरी लाइनें ये चालू हो जाएंगी। और जिन क्षेत्रों के अंदर सीवरेज लाइन नहीं थी वहाँ हमने लगभग 30 करोड़ रुपए की उन एरियाज के अंदर पिछली साल सीवरेज लाइन डाली थी। 50 करोड़ रुपए के अभी हमने सीवरेज लाइन स्वीकृत की है। तो निश्चित रूप से इसमें से मैं समझता हूँ कि 60-70% ये सीवरेज से भी समाधान होगा। और हमारे पास में प्रतिदिन जो 400 से आसपास कंप्लेंट्स आती थी सीवरेज, आज वो 100 के आसपास है, ये उसके अंदर प्रगति है। तीसरी बात आपको ध्यान होगा कि 3 वर्ष पूर्व जब ये परिषद बनी, में मेयर बना, उस समय तमाम सड़कों के ऊपर काम चालू था, जिसके कारण बहुत दिक्कतें होती थी। हमने कहा हम नई सड़क कोई नहीं देंगे जब तक इसको पूरा नहीं करते। और आज मेरे को ये बताते हुए प्रसन्नता है कि अब उसके काम में गति आई, वापस वो करने के मतलब जो जिसको अपन कहते हैं सौंदर्यीकरण के हिसाब से छोटे मोटे काम ये बचे। किंतु 2 ट्रैक हमने इन सारे रोड के ऊपर प्रारंभ कर दिए हैं और अब हमने अभी 34 रोड से और लिंक रोड स्वीकृत की है जो इन फीडर रोड को जोड़ेंगे। मैं समझता हूँ ये काम करने के बाद में रोड का काम इंदौर में शेष नहीं रहेगा। और वैसे ही हर वार्ड के अंदर हमने लगभग
1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक की रोडें दी है, जिसके कारण बस्तियों के अंदर बहुत अंतर आया है। तो मेरे तीसरी प्राथमिकता जो समय कही थी उन रोड के बारे में काम किया है। चौथा सफाई वाला मामला था। मैं उसमें 2 ही आंकड़े यहाँ रखना चाहता हूँ कि जिस समय मैं मेयर बना, इंदौर से 300 से 350 मीट्रिक टन कचरा उठता था। आज हम 650 से 700 मीट्रिक टन कचरा उठा रहे हैं। बिल्कुल। मेरे बनने के बाद दूसरी साल जो लगभग 450 शहरों का जो भारत सरकार सर्वे करवाती है, उसमें हम 254वें नंबर पे थे। पिछली वर्ष का जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें हम 61वें नंबर के ऊपर है। बिल्कुल ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। कहा जाए जो कचरा उठने की क्षमता थी उसमें। अब ये ठीक है कि सफाई बहुत टची और बहुत कठिन मामला है, किंतु उसको हमने हाथ में दिया और अब समझते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट हम लाए। और तीसरी बात कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ट्रिंचिंग ग्राउंड के ऊपर कचरा डालने जगह नहीं बची थी, और इसलिए हमने उसका प्रोसेसिंग प्लांट चालू किया। अभी हम लगभग 400 मीट्रिक टन का प्रोसेसिंग कर रहे हैं, खाद बना रहे हैं, और 300 का हमारा आने वाले 2 महीने में और प्रारंभ हो जाएगा। तो जो कचरा रोज निकलता है उसका रोज प्रोसेसिंग का काम होगा, जिससे गंदगी भी नहीं फैलेगी और जैविक खाद भी लोगों को प्राप्त होगा। 5वीं बात जो थी वो मैंने लाइट की थी। तो पिछली बार हमने लगभग सेंटर लाइटिंग ये काफी रोडों के ऊपर की है, और अभी 8 करोड़ रुपए का हमारा और टेंडर हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी रोड्स हैं उनके ऊपर लाइटिंग की जो समस्या है उसका समाधान होगा। और इसलिए ये छठा जो मुद्दा मैंने दिया था और जो अब मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ कि इंदौर की 2 विशेषताएं थी। कहा जाता था कि पग पग रोटी डग डग दी। बिल्कुल ठीक है। तो पहली विशेषता ये थी, मगर दुर्भाग्य से इंदौर का जल स्तर ये प्रति वर्ष 1.5-2 मीटर घट रहा था। हमने सारी वाटर बॉडी तैयार की, जिंदा की, रिचार्जिंग बड़े बड़े किए, और पब्लिक ने भी घरों के रिचार्जिंग में सहयोग दिया। उसका परिणाम ये है कि आज कम से कम इंदौर का वाटर लेवल घटना बंद हुआ है, और ये जिन क्षेत्रों के अंदर काम हुए हैं उन क्षेत्रों के अंदर वाटर लेवल बढ़ा है। आज भी जो हम रिंग रोड से जाएंगे तो ये जो पूर्वी क्षेत्र है मिल एरिया तक का, इसमें निश्चित रूप से आज भी वाटर लेवल घट रहा है। और इसलिए इस बार हमने सोचा है कि लगभग 10 रिचार्जिंग हम इसी क्षेत्र के अंदर करेंगे ताकि उसको वाटर लेवल को बढ़ाया जा सके। वैसे ही जो दूसरी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात थी और जो इंदौर की विशेषता थी, शब मालवा कहा जाता है, और यहाँ पे 44-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँचने लगा था। ये वाटर बॉडी और प्लांटेशन के कारण उसका परिणाम ये रहा कि पिछली वर्ष 41 क्रॉस नहीं किया था, आज भी अभी महीने में 42 को क्रॉस नहीं किया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस टेम्परेचर के ऊपर इन सब के कारण अंतर आता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसलिए इस बार मैंने इंदौर की जनता से बजट के अंदर आह्वान किया है कि इस बार हम 1 लाख से ऊपर पेड़ लगाएंगे, और मेरे को विश्वास है कि लोग इसमें आगे आएंगे, नगर निगम भी इसमें सहयोग करेगा, और हम 1 लाख से ऊपर अगर पेड़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के पर्यावरण के ऊपर उसका अंतर देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है साहब, ये तो हुई आपकी वो तमाम वादे जो आपने जनता से चुनाव के दरमियान किए थे और जिसको पूरा करने की कसौटी पर लगातार महापौर जी और निगम परिषद जो है काम कर रही है, उस दिशा में आगे बढ़ रही है। आपको यहाँ पर साहब इसलिए संबोधित करूंगा क्योंकि इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर कहा जाए कि मूल नाम की बजाय पहचान के तौर पर सबको पहचाना जाता है। अगर आपके संगठन की बात करें तो ताई भी हैं और भाई भी हैं, ऐसे में हम आपको साहब संबोधित करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि महापौर जी को भी प्रसन्नता होगी और जनता को भी समझने में सहूलियत होगी। साहब से मेरा सवाल ये है कि संगठन में भी आपका गहरा अनुभव रहा, लोकसभा में भी आपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, सांसद आप रहे, अब महापौर जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। किस तरीके से महापौर जी की दिनचर्या होती है, महापौर जी किस तरीके से शहर की विकास यात्रा में जो है रोजाना कुछ नित नई योजनाओं के साथ निकलते हैं और कैसे जनता की तमाम समस्याओं को समाधान तक पहुंचाते हैं, क्योंकि शहर की जनता चाहती है वो जवाब कि आखिर महापौर जी का 24 घंटा कैसे बीतता है। सामान्यतः जी राजनीतिक व्यक्ति को दिनचर्या फिक्स करना बहुत कठिन मुश्किल होता है, बराबर, बिल्कुल ठीक है। मगर उसके बावजूद भी जो दिनचर्या है, सुबह में 6 और 6:30 के बीच में उठता हूँ, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करता हूँ, और उसके बाद सुबह नीचे बैठता हूँ, क्योंकि लोगों के ऑफिस दुकान ये वो रहते हैं, तो मिलने वालों की संख्या सुबह बहुत रहती है। तो इसलिए 8, साढ़े 8 बजे तक, 9 बजे तक जब तक लोग जितने भी आते हैं उनसे हर एक से मिलता हूँ। उसके बाद ऊपर जाके नहा धो के और 10 बजे में निकलता हूँ।
साधारणतः जितने हमारे काम चल रहे जी, हैं उन कामों का निरीक्षण करना, जी, उसमें अगर कोई कमी बेशी है तो उसको सुधारने की वो करना, बिल्कुल। और अगर गति भी धीमी है तो उस गति को बढ़ाने का काम करना। बिल्कुल ठीक है। और ये सुबह का राउंड मेरा लगभग 2-2:30 बजे तक समाप्त होता है, कभी कभी 3 भी बज जाते हैं। जी जी, बराबर। 3 बज जाते हैं तो फिर आने के बाद मैं खाना खाता हूँ। जी, जी, और सुबह जो अखबार भी रहते हैं वो बड़ी सरसरी निगाह से ही देख पाता हूँ। बराबर है, उससे भी तो दोपहर को मैं समय शाम को मिलता है। अखबारों को देखने का भी जी, काम जी, करता बिल्कुल हूँ। ठीक है। और फिर 4 और 4:30 के बीच में वापस नीचे आता हूँ। जी जी जी, और उसके बाद में कुछ अगर मिलने वाले लोग हैं तो उनसे मिलना, मुलाकात करते हैं। और बाद में शाम को मैं ऑफिशियल वर्क के हिसाब से जी। काम करता हूँ। जो सुबह के निरीक्षण में कुछ बातें अगर ध्यान में आई हैं, कुछ प्रोजेक्ट हैं जी, उनके बारे में, तो या तो निगम में जी, या मेयर हाउस जी, में जी। बुला के उस डिपार्टमेंट से बातचीत करता हूँ। एक क्रम मैंने गति के हिसाब से और प्रारंभ किया है जी, कि मैं प्रतिदिन किसी न किसी विभाग की क्षेत्र। समीक्षा करता हूँ। ओके, ठीक है। और उसका परिणाम गति में ऐसा ध्यान में आया कि निश्चित रूप से उसमें गति में बहुत सुधार आया। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, जो कंप्लेंट्स आती हैं तो विशेष रूप से 3 डिपार्टमेंट की कंप्लेंट्स हमारे पास में रहती हैं। जिसकी एक तो संख्या बहुत अतिक्रमण ज़्यादा से संबंधित जी, जी। काफ़ी शिकायतें आती हैं। बराबर है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि सीवरेज की रहती हैं 100 जी, के जी। आसपास, जी जी जी, और कुछ लोगों की डिमांड की रहती है। जी बराबर है। उन डिपार्टमेंट के एचओडी को बुला के जी, ये उनसे बातचीत बैठक करना, करता हूँ। मीटिंग करना। और बराबर। जितने लोगों की कंप्लेंट आती है उनका प्रयत्न करता हूँ कि मेरे यहाँ से समाधान। उसका उत्तर जाए। जी बराबर। तो हम या फोन से या पत्र जी। से, ज़्यादातर आज फोन अवेलेबल है जी जी तो फोन से ही उसको उत्तर देता जी, हूँ। बिल्कुल। तो ये शाम के समय, रात के समय जी, मामला रहता है। जी, और रात को चूंकि इंदौर बड़ा एक जागरूक शहर है, जी, सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं, ये सांस्कृतिक, रहते हैं, राजनीतिक तमाम तो तरह। मैं समझता हूँ कि शाम को प्रतिदिन ऐसे कार्यक्रम रहते हैं कि जी। जिसमें बतौर अतिथि 11, 11:30 जी। बज जाते जी। हैं। शादियों के सीजन में तो और भी ज़्यादा समय हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और लगभग 12, 12:30 के बीच में रात घर को वापस पहुंचता हूं। बिल्कुल ठीक है। तो ये हैं इंदौर शहर के महापौर कृष्ण मुरारी मोघी जी, जिनकी दिनचर्या यानी कि 24 घंटे कैसे बीतते हैं, यहाँ पर इस बात को उन्होंने सीधे तौर पर सिटी न्यूज़ की अदालत में जनता के लिए रखा है। साहब, हम आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से टीम मोघे यानी कि महापौर कृष्ण मुरारी मोघे जी की जो टीम है, आपके पास जो MIC है, जो तमाम पार्षद हैं, निगम परिषद में जो तमाम आपके सहयोगी हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके साथ तालमेल कैसा है? साहब का अनुशासन का डंडा भी चलता है तो वहीं सामंजस्य की नीति भी देखने को मिलती है। कई बार निगम परिषद के सम्मेलन में हंगामा जरूर खड़ा होता है, लेकिन साहब और सभापति जी की सूझबूझ के बाद विकास की तमाम योजनाओं को हरी झंडी मिल जाती है। कितना मुश्किल, कितना आसान? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जनप्रतिनिधि वो किसी भी दल से चुन के आया हुआ हो, बराबर, जनप्रतिनिधि रहता है। जी बिल्कुल। और इसलिए जनता सीधे उससे अपेक्षा करती है। जी, कई बार देखा ये जाता है कि जनप्रतिनिधि ने भी अपेक्षा करने के बाद में काम में ये देखा जाता है कि वो किस दल से है। बिल्कुल ठीक है। किंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे यहाँ चूंकि मेयर के चुनाव डायरेक्ट हैं, जी बिल्कुल, और मैं 69 ही वार्ड से प्रतिनिधि रहा हूँ। बिल्कुल, और सीधे चुनाव है। दूसरी बात यह है कि आज इंदौर की जनता ने अगर हमको चुना है, जी जी, तो उसकी अपेक्षा है कि उसकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और इसलिए जितने भी पार्षदों के द्वारा जी जी, ये मेरे पास में समस्याएं आती हैं, जी, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि उनका समाधान हो। वो किस सियासी दल से आते हैं ये नहीं देखा जाता, ये नहीं देखता। बिल्कुल ठीक। और उसका परिणाम है कि आप ये बात देख रहे होंगे जी जी, कि किसी क्षेत्र विशेष में विकास हुआ ऐसा नहीं। बिल्कुल ठीक है। अगर पानी का समाधान किया तो 69 ही वार्डों के लिए हुआ है। जी जी, सफाई का अभियान चला है तो 69 ही वार्डों के में चला है। आज सीवरेज का अगर काम है तो 69 ही वार्डों में चला है। तो जनप्रतिनिधियों के साथ में वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व है, और मेरा काम है कि उनकी जो समस्या है उनका मैं समाधान करूं। कोशिश करता हूं कि उसमें मैं खरा उतरूं। बिल्कुल ठीक। दूसरा जो सवाल है जी, कि MIC के मेंबर तो जितने हैं जी, हमारी बैठक में कोई भी मुद्दा आता है बड़े खुले डिस्कशन होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी भी देर लग जाए, किंतु हम उसको जब तक कन्विंस नहीं कर देते तब तक उसके ऊपर हम उसको स्वीकृत नहीं करते। और इसलिए आप देखेंगे कि परस्पर विश्वास MIC में ये बहुत अच्छा है, और सामंजस्य के साथ में हम आगे
बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। बाकी जो चीज़ों की तकलीफें निकायों में आती हैं, जी, जी, वो तकलीफ मेरे को नहीं है। बिल्कुल। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या लगता है मेयर इन काउंसिल में जो साहब का कड़क अंदाज है, या कहा जाए कि साहब का जो अनुशासन प्रिय एक नज़रिया है, आमतौर पर संगठन में रहने के बाद अगर कोई जनता से जुड़ा दायित्व आप मिलता है तो जो संगठन में सिखाए गए जो तमाम संस्कार हैं, जो परंपरावादी जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं उसका असर सत्ता में देखने को मिलता है। और यही वजह है कि साहब के सामने शायद ही कोई पार्षद गर्मा गर्मी या बहस या किसी योजना विशेष के लिए संघर्ष कर पाता है। नहीं, मैं निगम में पहली बार आया, किंतु पुराने भी चर्चाएं बिल्कुल वो सुनता रहा हूँ। जी जी जी। मैं समझता हूँ कि जितनी बात करने की फ्रीनेस आज के कार्यकाल में, बिल्कुल, मगर कुछ बातें हैं, हम जनता के प्रति दायित्वपूर्ण हैं और इसलिए कोई भी चीज़ तय हुई तो उस अनुसार वो होना चाहिए, सामूहिक रूप से, मतलब आप और सामूहिक रूप से सब उसमें जवाबदार है। और इसलिए उसमें अगर कहीं कड़कता करना पड़ती तो करना मैं अनिवार्य बिल्कुल ठीक मानता हूँ। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये कि जो काम जिस समय सीमा के अंदर तय हुआ है उसमें वो पूरा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और वो पूरा नहीं होता अगर, तो फिर पैसा भी बढ़ता है, लोगों को परेशानी भी बढ़ती है। बराबर। और इसलिए इन सब बातों में कड़कता रखना मैं समझता हूँ कि हमारा दायित्व है। जी जी। और वहाँ मैं जरूर कठोर, बिल्कुल ठीक बात है, ताकि साथ में काम लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है। मगर ऐसा कठोरता नहीं कि जी जी जिसके कारण वो हो अवरोध, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये सब मेरे सहयोगी हैं। जी जी। इनका भी पॉलिटिकली बिल्कुल ठीक है, IQ भी बढ़ना चाहिए, बिल्कुल, कैपेसिटी भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए हर MIC मेंबर से भी मैं उसके डिपार्टमेंट की बिल्कुल बातचीत करता हूँ। हमारे यहाँ जितने प्रस्ताव आते हैं उसमें मैंने स्ट्रिक्ट वो करके रखे हुए कि पहले आप अपने MIC मेंबर के साथ में चर्चा करने के बाद में ये MIC में लाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। यही वजह है कि साहब का जो कड़क अंदाज है वो जनता के लिए ज़रूर नरमी यहाँ पर बरतता दिखाई देता है, लेकिन विकास से जुड़ी तमाम योजनाओं के लिए जो अपने मातहत हैं, या कहा जाए जो मेयर इन काउंसिल है, वहाँ पर साहब का कड़क अनुशासन का जो डंडा है वो चलता है और विकास की तमाम योजनाओं को आगे कहीं ना कहीं गति मिलती जाती है। साहब, निगम परिषद की अगर हम बात करें, किस तरीके से नगर निगम परिसर में जब आप बैठते हैं, अपने कक्ष में मौजूद रहते हैं, जनता से जुड़ी तमाम समस्याएं तो आपके पास बदस्तूर आती ही हैं, बात चाहे महापौर बंगले की हो या नगर निगम की हो, लेकिन जो पार्षद अपनी समस्या लेकर आते हैं, पिछले दिनों हमने देखा था एक महिला पार्षद थी जो अपने क्षेत्र में विकास को लेकर कुछ नाराज सी हुई और उनकी आंखों में आंसू तक आ गए। तो इस तरह की जो जनप्रतिनिधि प्रतिक्रिया देते हैं, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? चूंकि लंबा राजनीतिक अनुभव है, इसलिए आपसे एक परिपक्व जवाब का इंतजार जरूर यहाँ पर जनता को है। नहीं, जैसा मैंने कहा जी कि अगर उसी क्षेत्र की हम बात करें जी जी, तो 3 वर्ष पहले उनका सारा क्षेत्र खुदा हुआ पड़ा था। 90% लोग नल का पानी लेते नहीं थे। बिल्कुल। उसके मैंने कई बार भ्रमण किया। जी जी जी। अब क्योंकि उसकी जो मेन लाइन है, जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि जब तक हम प्राइमरी लाइनें प्रारंभ नहीं करते जी जी जी, तब तक दिक्कत ये आती है कि जो कॉलोनीज के अंदर डली हुई लाइन है वो बैक मार देती है। बिल्कुल ठीक बात। और इसलिए उसमें अभी हमने ये सिस्टम रखा हुआ है कि जब ये बहुत ओवरफ्लो होती है तो हम सिंक करवाते हैं और टैंकरों से उस पानी को खाली करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मेरा इसलिए सबसे ज़्यादा जोर इस बात के ऊपर है कि हमारी प्राइमरी लाइनें प्रारंभ हो। अभी हमने सेंटर वाली लाइन चालू कर दी है। जो पूर्वी रिंग रोड वाली लाइन है, ये भी हम मई अंत तक हर हालत में चालू कर देंगे। उसकी डेट भी हमने मई अंत दी है। बिल्कुल। और ये 5-7 जो हमारी प्राइमरी लाइन है, जिससे पूरे शहर का सीवरेज ये कबीरखेड़ी तक जाता है, इसके ऊपर पूरा ध्यान है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वाभाविक है कि वो जब तक नहीं होती तब तक ये छोटी मोटी समस्याएं आती हैं। और वो जनप्रतिनिधि चूंकि वार्ड के अंदर रहता है और जब गंदा पानी आता है तो लोग बोलते हैं, तो उससे संवेदना या उससे वो भावुक होना बड़ा स्वाभाविक है। बिल्कुल ठीक बात। किंतु उसका तत्काल हम निदान करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बहरहाल यहाँ पर ये संवेदनशील रवैया है कि जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं जनता को होने वाली तमाम परेशानियों के चलते संवेदनशीलता झलकती है उनकी बातों से या उनके कार्यों से, और उसका महापौर जी पूरी तरीके से निगरानी भी रखते हैं, उसका पूरा ख्याल भी रखते हैं। महापौर जी, आपसे आगे बढ़ते हैं। विपक्ष की क्या भूमिका आपको नजर आती है नगर निगम की? अगर हम बात करें, हालांकि कांग्रेस के पार्षदों की संख्या बनिस्बत कम है, बावजूद उसके जो विपक्ष की भूमिका है उसको किस पुरजोर नजरिए से आप देखते हैं? आपके चश्मे से विपक्ष क्या है, आपकी परिभाषा क्या होगी विपक्ष के लिए? देखिए, जहाँ तक विपक्ष वाला सवाल है, जी, उनका काम है हमारी कमियां निकालना। बिल्कुल बिल्कुल।
कुछ पॉलिटिकली भी मजबूरियां रहती हैं, पॉलिटिकली आवश्यकता भी रहती है। जी जी जी, बराबर है। और इसलिए उस आधार के ऊपर, मगर उसके बावजूद जी छोटी मोटी बात को छोड़ दें तो मैं समझता हूँ काफी हमारा आज सामंजस्यपूर्ण वातावरण है। जी जी। और ऐसी कोई अप्रिय चीज या मर्यादा को तोड़ना जी जी, बराबर, ये बहुत अपवाद स्वरूप हुआ है, अन्यथा हम बाकी नियमों की देखें। बराबर। और उसका कारण ये है कि जो व्यक्तिगत संबंध हम लोगों के हैं, बिल्कुल, मेरे भी MIT के मेंबर से, बिल्कुल बिल्कुल, वो सौहार्दपूर्ण है। जी जी। और अब पॉलिटिकली नोक झोंक होना परिषद की बैठक के अंदर ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि उनका भी दायित्व है कि वो अपनी बात को रखें, क्योंकि उस आधार के ऊपर उनको भी जनता में खड़े रहना है। मगर एक अंदर मैं समझता हूँ कि परिषद का वातावरण अच्छा है। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर महापौर जी की नज़र में परिषद का वातावरण जरूर अच्छा है और विपक्ष की कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरी भी होती है कि जनता के बीच खड़े रहने के लिए वो तमाम मुद्दों की तलाश में जुटी रहती है। बहरहाल विपक्ष का महापौर जी यहाँ पर सवाल है तो शहर से एकमात्र कांग्रेस के विधायक आते हैं अश्विन जोशी, जो कि निगम परिषद के सम्मेलन में भी मौजूद रहते हैं और कभी कभी कांग्रेस पार्षदों का नेतृत्व करते भी दिखाई देते हैं। हालांकि अभय वर्मा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, बावजूद उसके अश्विन बाबा, यानी कि जिन्हें मैंने कहा कि ये शहर ऐसा है जिसमें बाबा भी हैं, दादा भी हैं, ताई भी हैं, भाई भी हैं, साहब भी हैं, तमाम राजनीतिक चेहरे हैं। तो ऐसे में लगता है आपको विधायक जी की जो आवाज़ बार बार बुलंद होती है, विधानसभा में अनदेखी के आरोप लगते हैं, वो किस हद तक जायज़ आपको नजर आते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीतिक पद के ऊपर रहने के बाद में हर व्यक्ति ने अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। बराबर। और ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है कौन, बिल्कुल, तो मेरा जनता पे बड़ा विश्वास है। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं समझता हूं कि समय समय के ऊपर कौन ठीक है कौन गलत है, उसका जब फैसला जनता की अदालत में जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, तो जनता इन सब बातों को ध्यान में रखती है। जी जी। और प्रजातंत्र में सब बातों का निर्णय करने का अधिकार जी जी जनता ये संविधान ने जनता को दिया हुआ है, और इसलिए ये भी भूमिका में जनता के ऊपर छोड़ता हूं। बिल्कुल ठीक है। बहुत ही सूझबूझ भरा यहाँ पर जवाब महापौर जी यानी कि हमारे कृष्ण मुरारी मोघे जी ने दिया है। शहर के प्रथम नागरिक जितने शहर को लेकर संजीदा हैं, उतने ही राजनीतिक परिपक्वता को लेकर भी उनकी एक अलग पहचान और एक अलग छवि है। अब तमाम राजनीतिक सवालों की फहरिस्त यहाँ पर महापौर जी के समक्ष रखते हैं। महापौर जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगा, तमाम जो जनता है या कहा जाए जो सक्रिय नागरिक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो महापौर जी से कई सवाल करना चाहता है और सिटी न्यूज़ का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो महापौर जी के समक्ष सवालों की फहरिस्त को रखना चाहता है। सबसे पहला सवाल राजनीतिक चश्मे से हालांकि आता है, राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 को लेकर महापौर मोघे जी का जो दुलार है, जो प्यार है, वो कुछ ज़्यादा है। क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में यानी कि मिशन 2013 में महापौर जी विधानसभा क्रमांक 3 से जो है अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, पार्टी की तरफ से दावेदारी रखेंगे प्रत्याशी के तौर पर? नहीं, मैंने आज तक दावेदारी रखी नहीं। जी जी, आगे भी रखूंगा नहीं। बराबर। और क्योंकि मैं संगठन में जुड़ा रहा, संगठन से काम करता रहा, जी जी, आज तक टिकट मांगा नहीं, कहीं से दावेदारी की नहीं। जी। और ये पूरी तौर से मेरे को विश्वास है कि पार्टी जहाँ मेरी उपयोगिता होगी वो दृढ़ से निर्णय करेगा, और जो पार्टी निर्णय करेगी जी, उसमें मेरी जो कुछ भी भूमिका कठिनाई होगी वो मैं रख दूंगा, और उसके बाद पार्टी जो निर्णय करेगी उस निर्णय को मैं स्वीकार करूंगा। नगर निगम ने ज़्यादातर फाइलें जो पास की हैं, बात चाहे पुराने सालों पुराने ब्रिजों की हो, पुराने ब्रिज जो सवर नहीं पाए थे या जिनका पुनर्निर्माण या उनकी जो दुरुस्ती का काम है वो नहीं हो पाया था, वो आपके कार्यकाल के रहते हुआ है। जनता जो जूनी इंदौर का इलाका है जहाँ पर बरसों पुरानी जो पारंपरिक इंदौरी जनता कही जाती है वहाँ निवास करती है, उनको कई सारी सहूलतें नगर निगम ने दी है। उसके मद्देनज़र राजनीतिक तौर पर यह सवाल जायज़ भी बनता है, तो क्या पार्टी ने मौका दिया तो आप क्षेत्र क्रमांक 3 का प्रतिनिधित्व करेंगे? ऐसा नहीं है, जहाँ तक ब्रिजों का, पुलों का सवाल है या बाकी समस्याओं का सवाल है, बराबर, तो मैंने सबसे पहले प्राथमिकता दी उन वार्डों के अंदर जो बहुत ही पिछड़े हुए। बिल्कुल ठीक है, यानी कि जूनी इंदौर का इलाका कहा भी जाता है। जूनी इंदौर नहीं, जी जी, पूरे शहर का। जी जी। अब उसमें अगर उदाहरण देना हो तो पूरा बाणगंगा के 4 वार्ड थे, जी जी, चाहे वो राजेंद्र रघुवंशी का हो, चाहे अपने संतोष गौर का हो, अशोक कुशवाहा का हो, चाहे जीतू यादव का हो, इन चारों वार्डों के अंदर समान रूप से हमने काम किए। और भाई उससे लगा हुआ, हालांकि वो 2 नंबर में आता है करोतिया का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही जो 5 नंबर के अंदर ऐसे वार्ड आते थे, चाहे पीपले हाना वाला वार्ड हो, रैम सिंह बघेल वाला वार्ड हो, इकबाल खान वाला वार्ड हो, और सुनील पाटीदार वाला वार्ड। तो इसलिए निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि गरीब व्यक्ति होने के बाद में भी
उसको विकास प्राथमिक सुविधाएं मिलना चाहिए और उसकी आवश्यकता बहुत सीमित है। बिल्कुल ठीक बात है। वो सड़क चाहता है, सीवरेज चाहता है, पानी चाहता है और लाइट चाहता है। और मैंने यहाँ तक ध्यान रखा कि इन लोगों के भी स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पे भी गार्डन होना चाहिए, तो चाहे निरंजनपुर वाला एरिया हो जी जी, और चाहे रेम सिंह बघेल वाला एरिया हो, चाहे सोनी पाटीदार, यहाँ पे भी हमने गार्डन विकसित। मैंने कहा कि जगह देख के हमको कम से कम एक गार्डन, ताकि लोग स्वच्छ हवा में उठ बैठ सके, आबो हवा अच्छी हो इंदौर हो सके। और इसलिए जो एरिया पिछड़ा हुआ था, तो आप अगर इसमें जाएंगे तो निश्चित रूप से इन सारे वार्डों के अंदर समान रूप से कार्यक्रम किए। यहाँ तक अगर उसमें उदाहरण देना हो तो उस दिन जो अपना कुमारखेड़ी के मुक्ति धाम का हमने भूमि पूजन किया, तो वहाँ पे दीपू ने कहा कि आप एक दिन का समय दीजिए, क्योंकि आपने जितने मेरे वार्ड में काम किए हैं उसका मैं कर्जा उतारना चाहता हूँ। सार्वजनिक उसका स्टेप, एक विपक्षी पार्षद का कहीं ना कहीं सम्मान जाहिर करना और सार्वजनिक रूप से तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि से कहा जा सकता है। बहरहाल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 पर कोई खास नजर नहीं है, ये माना जाए, विचार नहीं है। बिल्कुल, अगर पार्टी ने आपको आगे किया मौका दिया तो जरूर जनता की सेवा के लिए। 2 दिन पहले तक नहीं मालूम था कि मेरे को मेयर का चुनाव लड़ना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, अचानक परिस्थिति में फैसला हुआ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बहरहाल यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेता कहे जाने वाले कृष्ण मुरारी मोघे जी का जवाब है कि पहले सांसद की भूमिका निभाई, उसके बाद अब शहर के प्रथम नागरिक की भूमिका निभा रहे हैं, और हो सकता है कि यदि पार्टी ने मौका दिया तो आने वाले दिनों में विधानसभा में भी नुमाइंदगी करेंगे। हो सकता है कोई बड़े मंत्रालय की कमान भी जरूर वो संभाल सकते हैं। बहुत कम शब्दों में आपसे मोघे जी जानना चाहूँगा, पुरानी जो महापौर रहे या पुरानी जो MIC रही, पिछले 2 अगर हम कार्यकाल की बात करें, आपकी नज़र में कौन बेहतर थे? महापौर कैलाश विजयवर्गीय बेहतर थे या महापौर उमाशंकर शर्मा जी? इसमें क्या है कि हर व्यक्ति का अपना वर्किंग पैटर्न रहता है, हर व्यक्ति की अपनी प्राथमिकताएं रहती है और उस समय की परिस्थितियां रहती हैं। अगर आज कैलाश जी विजयवर्गीय के समय की हम बात करें या उसके पहले मधुकर वर्मा के समय की बातचीत करें, अब 20-25 करोड़ रुपए तो उस समय रेवेन्यू आता था, अब उसमें क्या विकास होगा और क्या वो कर सकते हैं। फिर भी कौन बेहतर रहा आपकी नजर में? उमाशंकर शर्मा जी बेहतर रही या कैलाश विजयवर्गीय जी बेहतर? नहीं, मैंने कहा ना कि हर एक का अपना भूमिका रही जी। बिल्कुल, आपका आकलन क्या कहता है? आप उसी कुर्सी पर विराजमान हैं और इसलिए उसकी कोई तुलना नहीं की जाती। आपकी नजर में दोनों बेहतर है? बेहतर है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, यहाँ पर महापौर जी की नजर में पूर्व के दोनों ही महापौर यानी कि हमारे सम्मानीय प्रथम नागरिक रहे कैलाश विजयवर्गीय जी और डॉक्टर उमाशंकर शर्मा जी, दोनों ही महापौर जी की अंक सूची में बेहतर अंक पाते यहाँ पर दिखाई देते हैं। महापौर जी, जाते जाते आपसे एक सवाल भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा पूछना चाहूँगा। ताई और भाई हैं, ऐसे में साहब की कौन पसंद है? कहा जाए कि जब साहब महापौर प्रत्याशी बनाए गए थे तो बार बार ये राजनीतिक हलकों में चर्चा हुई थी कि ताई गुट जो है अब एक तरफ हो जाएगा या भाई गुट फुल समर्थन देगा, या कभी ताई गुट ने समर्थन की बात कही तो भाई गुट नाराज होगा। ये तमाम जो राजनीतिक गलियारों में बातें होती हैं, इसको लेकर के क्या है आपकी सफाई? नहीं, सफाई का सवाल नहीं। मैं पिछले 20-25 वर्षों से इंदौर के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में पार्टी का काम कर रहा हूँ और घर के अंदर भी मतभेद रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसलिए इतनी बड़ी राजनीतिक दल के अंदर ये मतांतर रहना, कार्यशैली को लेके डिफरेंसेस रहना, ये बहुत स्वाभाविक बात। बिल्कुल ठीक बात है। फिर राजनीति के अंदर तो अन्य भी कई मुद्दे रहते हैं कि जिसके कारण भी ये सारी चीजें एक उसका ऐसा माना जाए कि राजनीति का अंग है। बिल्कुल, तो अतिशयोक्ति नहीं हो जी। बिल्कुल ठीक है। किंतु उसके बावजूद भी मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आज भी ये स्थिति है जी कि निर्णय होने के बाद में सामान्य रूप से जी एक अपवाद को कोई बात छोड़ दे तो उसको प्राप्त करने में सब लोग लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत सवाल है जी, मैं सब लोगों से ठीक संबंध है और पार्टी के जी लाइन के ऊपर काम करता हूँ। बिल्कुल। और इसलिए किसी गुट विशेष में मेरे को जोड़कर ना देखा जाए। बिल्कुल। और साहब अपनी अंदाज में चलेंगे, नीचे का कार्यकर्ता भी उसको नहीं देखता। बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित रूप से उसका लाभ भी समय समय के ऊपर मिलता है। न वो मेरे को ऐसा मानते कि मेरे गुट में है
न पब्लिक मानती। बिल्कुल ठीक बात है, ना ताई गुट मानता है ना भाई गुट मानता है, यानी कि साहब जो है वो सीधे जनता के हैं और शहर के हैं, शहर के प्रथम नागरिक है। चलिए जाते जाते एक सवाल और चूंकि मेरे जहन में आ चला है, वो कौन सा सपना है महापौर जी का जो अधूरा है, यानी कि जो वो विकास का जो सपना कहा जाए, जो इंदौर जिसका दायरा लगातार बढ़ रहा है, सुपर कॉरिडोर एक तरफ विकसित हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी रिंग रोड की योजना विधानसभा में लंबित है और भी तमाम विकास की योजनाएं हैं। महापौर जी का कौन सा सपना अब भी है अधूरा? इंदौर का ये इतिहास रहा है कि इंदौर ने डेवलपमेंट अपने बलबूते के ऊपर की। बिल्कुल ठीक है, जन सहयोग की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, जन सहयोग की बात नहीं कर जी जी, तो अपने बलबूते पे की। बिल्कुल। और मेरा ये मान्यता है जी कि आज भी इंदौर देश के नक्शे के ऊपर है, बिल्कुल, और इसलिए इंदौर की तरफ लोगों का आकर्षण भी बढ़ा है। बिल्कुल ठीक है। मेरा प्रयत्न यह है कि किसी भी शहर को बढ़ने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लाजमी। और अगर लोगों को सुविधाएं मिलेंगी तो लोग आएंगे, शहर की रुख करेंगे। और ये हमको दिखाई दे रहा है कि जो जिस ढंग से लोग यहाँ आने के लिए, चाहे व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे उद्योगों की दृष्टि से हो, बिल्कुल लालच हो रहे हैं, या जैसे एजुकेशन का हब बन रहा है, मेडिकल का हब बन रहा है, तो इन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये होना चाहिए। और इसलिए शुरुआत में मैंने जो कहा कि मैंने ये 6 प्रायोरिटी थी, और इसके ऊपर अगर डेवलपमेंट करेगा जी बिल्कुल, तो बाकी सारी चीजें ये डेवलप हो जाएगी। कोई योजना आपको लगता है तीसरी बात, आज एक चीज में हम बहुत वो हो रहे थे कि इंदौर में बाहर से कोई भी आदमी आने के बाद में उसको लगता था कि इंदौर में दिखाने लायक क्या, और उस योजना के ऊपर काम कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही रीजनल पार्क डेवलप हुआ, हमने वहाँ वोटिंग सिस्टम चालू किया, हम लेजर शो का वहाँ पर मामला चालू कर रहे हैं, फूड जोन लागू कर रहे हैं, और जो हमने अभी तक प्रायोरिटी हमारी थी कि तालाबों को जिंदा करना, अब वो एक आकर्षण का केंद्र बने, दिखाने लायक बने, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जैसा सिटी फॉरेस्ट डेवलप किया है, उस सिटी फॉरेस्ट को भी एक हम अच्छा टूरिज्म का सेंटर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये आपका सपना है जो आपको लगता है कि इसे पूरा करने की जरूरत है। और आज मैं ये मानता हूँ कि इंदौर अपनी विशेषताओं को कायम रखे, जिसको मैं 3 बातों के अंदर मानता हूँ। जैसे मैंने कहा कि पग पग रोटी डग डग नीर, एक बात। दूसरी बात इसकी अपना क्या नाम से क्लाइमेट, और तीसरा बात यह की जो जिसको कहते हैं प्रदूषण। जी बिल्कुल। और इन तीनों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उन विशेषताओं को हम लागू रखेंगे तो निश्चित इंदौर का डेवलपमेंट सुनिश्चित है। इंदौर में लोग आएंगे, और इसलिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ये मेरी प्राथमिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय महापौर जी कि आप सिटी न्यूज़ की अदालत में हाजिर हुए और जनता से जुड़े तमाम सवालों के जो फहरिस्त थी उनका सामना किया और जवाब यहाँ पर अपनी बेबाकी के साथ प्रस्तुत किए। बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये थे शहर के प्रथम नागरिक और इंदौर नगर निगम के मुखिया सम्मानीय कृष्ण मुरारी मोघे जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पग पग रोटी डग डग नीर का जो नारा है उसको बुलंद करने के लिए, उसको साकार और सार्थक रूप देने के लिए वो लगातार इसी तरह से इंदौर शहर की विकास की इबारत लिखने वाले हैं। और आने वाले दिनों में यानी कि मिशन 2013 से पहले नगर निगम वो जो तमाम मूलभूत जरूरत की बातें हैं जो सीधे जनता के सरोकार से जुड़ी हैं, उसको पूरा करने के लिए महापौर जी अपने कदम बढ़ाने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर सिटी फॉरेस्ट डेवलप करना और इंदौर शहर को एक आधुनिक पहचान दिलाने का सपना अब भी अधूरा है, जिसे वो पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और बहुत जल्द जनता को ये सौगात भी वो देने वाले हैं। सिटी न्यूज़ की अदालत में फिलहाल इतना ही। ये थे तल्ख तेवर और तीखे सवालों के जवाब देते महापौर कृष्ण मुरारी मोघे। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।